डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुमिर फिजिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीएससी क्लास 9 का चैप्टर 3, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। इस पूरे वीडियो में टोटल 19 स्लाइड्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कवर करते हैं सारे थियोरेटिकल पार्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। उसके बाद दो ऐसे स्लाइड्स हैं जहाँ पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया है। ये है रिलेटेड टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और ये है रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। उसके बाद आखिर में जो 3 स्लाइड्स हैं, यहाँ पे हमने इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट किए हैं जो पूरे चैप्टर को कवर करते हैं, और आपका जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर्स के लिए भी वन शॉट वीडियो हमने बनाया है, चैनल में जाके प्लेलिस्ट से आप वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फोर्स से। यहाँ पे पहले हम फोर्स का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज which changes or tends to change the shape, size एंड द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है जो बाहर से अप्लाई किया जाता है, और वो क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करते हैं या फिर चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि शेप कैसे चेंज करते हैं। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर या फिर एक स्क्वायर शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, जिसका लोअर पार्ट यहाँ पे टाइटली अटैच्ड है और अपर पार्ट में एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया गया है। क्योंकि जो लोअर पार्ट है वो टाइटली अटैच्ड है, तो अपर पार्ट ज़्यादा फोर्स फील करेगा और राइट साइड में यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ड हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा हिल जाएगा। तो जो शेप है, ये जो स्क्वायर शेप है, ये कैसा शेप देखने को मिलेगा, ये हो गया एक रोम्बस जैसा, है ना। तो इसी तरह से एक एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। अगर ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स है तभी ये चीज़ कर सकता है। अगर ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं है, मतलब कम फोर्स है, तो क्या करेगा, शेप को चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन चेंज करने की कोशिश जरूर करेगा, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब साइज कैसे चेंज कर सकता है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो स्फेरिकल शेप का है और ये कंप्रेसेबल है। अगर इसका चारों तरफ से फोर्स अप्लाई किया जाए तो क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, है ना। इसका मतलब इसका जो साइज है ये छोटा हो जाएगा, वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, मतलब साइज भी छोटा हो जाएगा। तो इसी तरह से एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का साइज भी चेंज कर सकता है। अब स्टेट ऑफ रेस्ट कैसे चेंज किया जा सकता है या फिर स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज किया जा सकता है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो पहले से रेस्ट में है और इसके ऊपर एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ फोर्स हमने अप्लाई किए हैं, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, है ना। तो इसका मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट से ये जो ऑब्जेक्ट है स्टेट ऑफ मोशन में शिफ्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या है, जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो यहाँ पे चेंज हो गया ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पहले से मोशन में है और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ये v1 है। अगर इसके ऊपर एक फोर्स हमने अप्लाई किए हैं जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स है, तो क्या करेगा, इसका जो वेलोसिटी है ये चेंज कर देगा, है ना। तो मान लीजिए उसके बाद इसका जो वेलोसिटी हो गया ये v2। तो क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है एक वेलोसिटी से दूसरे वेलोसिटी में शिफ्ट हुआ। इसका मतलब एक स्टेट ऑफ मोशन से दूसरा स्टेट ऑफ मोशन में शिफ्ट हुआ। तो इसी तरह से एक एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज कर सकता है। तो यही चीज़ बताया गया है फोर्स की डेफिनेशन में। अब यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी, टू थिंग्स कैन हैपन। अगर एक ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है। एक क्या होता है कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होते हैं। तो हमने पहले ही देखा है कि अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसका वेलोसिटी का चेंज हो सकता है ना। स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन जो चेंज हुआ, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी का चेंज होता है और थोड़ा टाइम के बाद चेंज होते हैं। तो एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है वहाँ पे हमने देखा है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी होता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी का चेंज होता है टाइम के साथ साथ। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होते हैं। और क्या यहाँ पे बोला गया है, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। अब यहाँ पे तीसरा जो टॉपिक है, यहाँ पे बोला गया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। मतलब जो फोर्स होते हैं, इसको फोर्स को हम दो यहाँ पे टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, द फोर्सेस व्हिच एक्ट अमोंग द ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। मतलब अगर दो या तीन ऑब्जेक्ट हैं और उसके बीच में अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से कोई फोर्स अराइज होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि हो गया नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग एंड रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग। ये सारे हो गया कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जांपल्स। और यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या क्या होते हैं, द फोर्सेस व्हिच एक्ट अमंग द ऑब्जेक्ट्स इवन व्हेन विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट हो या फिर ना हो, दोनों ही कंडीशन में अगर कोई फोर्स एक्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जैसे कि हो गया मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जांपल्स हैं।
तो यहाँ पे कुछ हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और कॉन्टैक्ट फोर्सेस को समझेंगे, और यहाँ पे कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को भी हम देख लेंगे कि कैसे ये सारे फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसी सिस्टम पे जहाँ पे एक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक को रखा गया है। मान लीजिए इस ब्लॉक का मास है m, तो क्या होगा, जो इसका वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। इसका W हो गया इसका वेट, जो इक्वल होगा mg का, है ना। तो वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के ऊपर ब्लॉक को रखा गया है, तो इसका वेट डायरेक्टली टेबल के ऊपर वर्क करेगा। तो क्या करेगा, टेबल एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स यहाँ पे एक्ट करवाएगा, जो कि ब्लॉक के ऊपर होगा, है ना। ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट करेगा, कौन, टेबल, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बैलेंस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होते हैं, वेट के इक्वल होते हैं, है ना। अगर आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछा जाए कि एक ब्लॉक को हमने टेबल के ऊपर रखे हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, तो ये दोनों जो फोर्स है, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक वेट, ये दोनों फोर्स आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ इसी तरह से, और ये हो गया एक फ्री बॉडी डायग्राम। अब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अराइज होते हैं ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल, क्योंकि अगर टेबल के साथ ब्लॉक का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और टेबल ही नहीं है, तो क्या होगा कि ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, तो उस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे अराइज नहीं होता। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होते हैं वो ब्लॉक और टेबल के बीच जो कॉन्टैक्ट है उसकी वजह से अराइज होते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर ब्लॉक के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे तो क्या होगा, ब्लॉक मोशन में आने की कोशिश करेगा, तो तभी जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स अराइज होगा। अगर ये जो सरफेस, टेबल का जो सरफेस है, ये अगर रफ सरफेस हो तो, है ना। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स क्यों अराइज हुआ, एक तो हो गया कि रिलेटिव मोशन की वजह से, अगर ब्लॉक मोशन में आने की कोशिश कर रहा है उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ब्लॉक और टेबल के बीच कांटेक्ट रहते हैं, तो इसकी वजह से ही ये फोर्स अराइज होते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करते हैं कांटेक्ट सरफेस में, मतलब टेबल और जो ब्लॉक की सरफेस है उन दोनों के बीच जो कांटेक्ट है वहीं पर ही फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करते हैं। तो इस हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स भी एक कांटेक्ट फोर्स है। तो अगर आपको बोला जाए कि एक टेबल के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखे हैं और उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, तो आपको ये चारों फोर्स यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, है ना, ड्रॉ करके। एक नॉर्मल रिएक्शन, एक वेट, एक एक्सटर्नल फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हो गया एक सिस्टम जहाँ पे टेबल के ऊपर एक ब्लॉक को रखा गया है। अब यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जहाँ पे एक ब्लॉक को एक स्ट्रिंग या फिर एक रोप की एक एंड से यहाँ पे अटैच करके हैंग किया गया है। तो क्या होगा, अगर इसका मास m है ब्लॉक का, तो इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, है ना। तो क्या होता है कि स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स अराइज होता है इस ब्लॉक को होल्ड करने के लिए। जब इस ब्लॉक को ये टेंशन फोर्स होल्ड करता है, तब जो टेंशन फोर्स होते हैं वो ब्लॉक की वेट के इक्वल होते हैं, है ना। तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहाँ पे जो T इक्वल्स टू mg, ये जो इक्वेशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। जो कॉन्साइज फिजिक्स बुक है सेलिना पब्लिकेशन का, वहाँ पे आप जरूर ऐसा एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको इस इक्वेशन को यूज़ करके वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना। तो अब यहाँ पे जो टेंशन फोर्स अराइज हुआ स्ट्रिंग में, वो क्यों अराइज हुआ, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ द ब्लॉक विद द स्ट्रिंग। अगर कॉन्टैक्ट नहीं होता तो टेंशन फोर्स अराइज नहीं होता, सिंपली ये नीचे गिर जाता, जो ब्लॉक है नीचे गिर जाता। तो टेंशन फोर्स भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब जो तीसरा एग्जांपल है वो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के रिलेटेड है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक के ऊपर एक एक्सटर्नल जो पुल है, मतलब एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया गया है जो आउटर डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, स्प्रिंग का स्ट्रेचिंग होगा। तो स्प्रिंग क्या चाहेगा, अपना जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब इनिशियल पोजीशन है, वहाँ पे रहने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स अराइज होगा, जो होगा एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया एक फ्री बॉडी डायग्राम व्हेन एन एक्सटर्नल पुल इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक अटैच्ड टू ए स्प्रिंग। अगर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करे तो क्या होगा, तो स्प्रिंग का कंप्रेशन होगा। तो एक रिस्टोरिंग फोर्स फिर से अराइज होगा जो आउटर डायरेक्शन में होगा, इस जो एक्सटर्नल पुश है इसको बैलेंस करने के लिए। तो अगर किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एक पुश अप्लाई किया जाए तो रिस्टोरिंग फोर्स आउटर डायरेक्शन में होता है। ये दोनों केस यहाँ पे आपको समझ लेना है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स अराइज हुआ वो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ पुश और पुल, और ये जो ब्लॉक और स्प्रिंग का जो कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट की वजह से ही ये पुश और पुल अप्लाई किया जा सकता है, और उसी की वजह से ही यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स अराइज होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। मान लीजिए एक मैग्नेट है और इसके सामने कुछ मेटल्स यहाँ पे हमने रख दिए हैं। ये जो कॉइन्स है ये मेटल से बने हैं।
तो क्या होगा, अगर मैग्नेट और कॉइन्स के बीच कांटेक्ट नहीं है फिर भी ये मैग्नेट कॉइन्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब एक एटम में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं, मतलब प्रोटॉन्स रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो ऑर्बिट्स में रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच कोई कांटेक्ट नहीं होता, फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब किसी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ सरफेस से ऊपर फेंका जाए तो क्या होगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है और जो अर्थ है उसके बीच कोई कांटेक्ट नहीं होता, फिर भी अर्थ उस ऑब्जेक्ट को नीचे खींच लेते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये सारे हो गया कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जाम्पल्स। अब पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट पहले हम देख लेते हैं। इफ नो नेट फोर्स इज अप्लाइड, ए बॉडी एट रेस्ट will remain at its state of rest and a body in motion will move with the same velocity in the same direction। मतलब क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट है जो पहले से रेस्ट में है और इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया तो ये हमेशा से रेस्ट में ही रहेगा। और दूसरी बात ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और इसका वेलोसिटी भी है और इसके ऊपर भी कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा से वही वेलोसिटी लेके वही डायरेक्शन में मूव करेगा। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या क्या मिलता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स हमने पहले ही देख चुके हैं पिछले स्लाइड में। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। अब इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ आवर बॉडी टू मेंटेन इट्स प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब हमने अभी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देखा है कि एक रेस्ट ऑब्जेक्ट हमेशा से रेस्ट में रहते हैं अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया। तो अगर एक ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है तो वो हमेशा से सेम मोशन में रहते हैं, वही मोशन में रहते हैं अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है इसका जो प्रेजेंट स्टेट है उसको मेंटेन करने की जो टेंडेंसी है उसे हम बोलते हैं इनर्शिया। अब एक रेस्ट ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहने की कोशिश करता है तो उसका जो टेंडेंसी है उस कंडीशन को मेंटेन करने का उसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो अपना वही जो स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है तो उसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब द टेंडेंसी ऑफ मेंटेनिंग द प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट इसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और द टेंडेंसी ऑफ मेंटेनिंग द प्रेजेंट स्टेट ऑफ मोशन उसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। When a bus suddenly starts moving, passengers fall backwards। ये हो गया एग्जाम्पल फॉर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो मान लीजिए आप एक बस में हैं और बस पहले से रेस्ट में है, ठीक है, स्टार्ट नहीं हुआ अभी। अगर अचानक से चलना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, आपकी जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो बस के साथ अटैच्ड है तो क्या होगा, वो तुरंत बस के साथ ही चलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन आपका बॉडी का जो अपर पार्ट है वो क्या चाहेगा, वो रेस्ट में था तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो नीचे वाले पार्ट है आपके बॉडी का वो सामने जाने की कोशिश करेगा और जो अपर पार्ट है बॉडी का वो वहीं प्लेस में रहने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेंगे। तो ये हो गया एक एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ऑन जार्किंग द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री फ्रूट्स फॉल डाउन। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर किसी पेड़ को अगर हम जर्क करें तो क्या होगा, वहाँ से जो फ्रूट्स है वो नीचे गिरता है। इसका मतलब क्या है, फ्रूट्स जो है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, फ्रूट्स जो है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, लेकिन वो जिस ब्रांच से अटैच्ड है वो ब्रांच क्या होगा, मोशन में आएगा, है ना। वो मोशन में आएगा और ये रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ये फ्रूट जो होता है कट हो जाता है और ग्रेविटेशन की वजह से नीचे गिर जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। और जो तीसरा एग्जाम्पल है, व्हेन ए हैंगिंग कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक डस्ट फॉल डाउन फ्रॉम द कारपेट। अब एक कारपेट है उसके अंदर अगर काफ़ी सारे डस्ट रहता है और उसको अगर एक स्टिक से यहाँ पे हिट किया जाए तो क्या होगा, कारपेट थोड़ा सा दूर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने हिट किए हैं। लेकिन जो डस्ट है वो क्या होता है कि उसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वहीं पर रहने की कोशिश करेगा। इसका मतलब कारपेट से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कारपेट तो अभी यहाँ पे चला गया है ना, तो डस्ट होगा क्या, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा कारपेट से और ग्रेविटेशन की वजह से नीचे गिर जाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अब इनर्शिया ऑफ मोशन का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिल्कुल इसी का ही एक ऑपोजिट एग्जांपल होते हैं इनर्शिया मोशन के। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे एक मूविंग जो बस है या फिर कोई कार है वहाँ पे है मूविंग कार में, तो आपका पूरा बॉडी यहाँ पे मोशन में है। अब जो नीचे वाले पार्ट है मतलब लोअर पार्ट है बॉडी का वो बस के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है ना। तो अगर बस सडनली ब्रेक करे तो क्या होगा, आपका जो बॉडी का नीचे वाले पार्ट है ये यहाँ पे अचानक से रेस्ट में आ जाएगा बस के साथ साथ।
लेकिन आप बॉडी का जो अपर पार्ट है वो क्या है, अभी भी मोशन में रहने की कोशिश करेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो आप सामने यहाँ पे गिर जाओगे, है ना। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि व्हेन ए रनिंग बस सडनली स्टॉप्स पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड, मतलब सामने जो पैसेंजर सामने डायरेक्शन में यहाँ पे फॉल करेगा। और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि ए रनिंग फैन डज नॉट स्टॉप इमीडिएटली आफ्टर स्विचिंग इट ऑफ। मान लीजिए एक फैन चल रहा है और आपने स्विच ऑफ कर दिया है, तो फैन जो है वो इंस्टेंटली यहाँ पे रेस्ट में नहीं आता, 2-3 बार यहाँ पे रोटेट करता है, उसके बाद स्टॉप होते हैं। तो ये भी होते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो अब पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम के बारे में, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए लीनियर मोमेंटम या फिर सिंपली मोमेंटम, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट बिटवीन इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और उसका वेलोसिटी v है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो होगा p इक्वल्स टू एम वी। यहाँ पे p से डिनोट करते हैं मोमेंटम को। तो इसका यूनिट क्या होगा, एसआई सिस्टम में मास का यूनिट है kg और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर सेकेंड इनवर्स। तो मोमेंटम का एसआई यूनिट होगा kg मीटर सेकेंड इनवर्स और सीजीएस यूनिट होगा ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। अब मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या होगा, डायमेंशन जिसको हम बोलते हैं, मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, अब बताइए यहाँ पे। मोमेंटम का जो डायमेंशन होगा, मास का डायमेंशन होता है कैपिटल एम और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी इनवर्स। तो मोमेंटम का डायमेंशन होगा एम एल टी इनवर्स। ये चीज़ भी आपको समझना है, हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्लास 11 में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला। तो अब आगे चलते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं। पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ ए नेट फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी, इट्स मोमेंटम चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे दो चीज़ बताया गया है। तो पहला चीज़ क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जाए तो इसका मोमेंटम का चेंज देखने को मिलता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे चीज़ देख लेते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स हमने अप्लाई किए हैं, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी अगर u है, तो t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी देखने को मिलता है v। इसका मतलब वेलोसिटी का चेंज देखने को मिलता है। अगर वेलोसिटी का चेंज होता है तो इसका मतलब मोमेंटम का भी चेंज होगा, क्योंकि हमें पता है जो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी होते हैं, है ना। और फोर्स जिस डायरेक्शन में हमने अप्लाई किए हैं उसका वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में चेंज हुआ, यहाँ पे टुवर्ड्स द राइट, है ना। तो जो मोमेंटम का चेंज हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ही हुआ, है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अगर इनिशियल मोमेंटम है p1 और t टाइम के बाद उसका मोमेंटम हो गया p2, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, p2 माइनस p1। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, t से डिवाइड करके हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये जो है ये क्या होता है, जो अप्लाइड फोर्स है उसके प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या क्या मिलता है, यहाँ पे एक ही चीज़ मिलता है, वो है मेजरमेंट ऑफ फोर्स। मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट में अप्लाइड होने वाले फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम ये चीज़ अब थोड़ा सा मतलब डिटेल्स में देख लेते हैं कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट में एक्ट होने वाले फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है जो है F इज इक्वल टू एम ए, वो हम यहाँ पे डिराइव करना सीखेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से F इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा p1 इक्वल्स टू एम यू, और आफ्टर टी टाइम उसका जो मोमेंटम होगा वो होगा m इंटू भी, अगर उसका फाइनल वेलोसिटी भी है तो, है ना। तो इस इक्वेशन में हम p1 और p2 का वैल्यू अगर पुट करें तो हमें मिलता है f प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी। तो यहाँ से हम m को कॉमन लेते हैं और आते हैं v माइनस यू बाई टी। अब जो v माइनस यू बाई टी है ये होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो हम लिख सकते हैं a प्रोपोर्शनल टू m इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल लिखते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे इसको मान लेते हैं k। तो हमें अल्टीमेटली मिलता है F इज इक्वल टू के एम ए इक्वेशन। अब ऐसा देखा गया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है और उसके ऊपर अगर 1 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई किए हैं, तो जो एक्सेलरेशन आता है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में F अगर 1 है, m अगर 1 है, तो ये भी 1 आएगा। तो इसका मतलब है k भी 1 है, क्योंकि 1 इक्वल्स टू के इंटू वन आते हैं, है ना। तो k इक्वल्स टू 1 आते हैं। तो हमेशा से जो k का वैल्यू है ये 1 ही होता है, ये एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 1। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू
एम ए। अल्टीमेटली हमें मिलता है एफ इक्वल्स टू एम ए इक्वेशन। तो ये इक्वेशन यूज़ करके हम किसी ऑब्जेक्ट में अप्लाइड होने वाले फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर फोर्स गिवन है और मास भी गिवन है तो उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रूफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th वाले स्टूडेंट के लिए भी और क्लास 11th वाले स्टूडेंट के लिए भी ये प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो पहले हम 1 न्यूटन फोर्स का डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन ग्राफ देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस मास का ग्राफ। तो 1 न्यूटन फोर्स का डेफिनेशन कहाँ से दे सकते हैं हम? जो फोर्स का इक्वेशन है एफ इक्वल्स टू एम ए, तो वहाँ से हम 1 न्यूटन फोर्स का डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है और उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करने से अगर उसके एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ तो वो जो फोर्स है वो जरूर 1 न्यूटन होगा, है ना। ये फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। इसी तरह हम 1 डाइन को भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि फोर्स का सीजीएस यूनिट होते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 ग्राम है और उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करने से उसका एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ तो वो फोर्स को हम बोल सकते हैं 1 डाइन फोर्स। और एक चीज़ यहाँ पे है जो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन्स के इक्वल होते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब यहाँ पे देख लेते हैं फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन ग्राफ। तो जो एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस कैसे होते हैं? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो फोर्स हो गया कॉज और एक्सेलरेशन हो गया उसका रिजल्ट। तो जो कॉज होते हैं उसको हम एक्स एक्सिस में ड्रॉ करते हैं और जो रिजल्ट होते हैं वो हमेशा से वाई एक्सिस में ड्रॉ किया जाता है। तो जो इक्वेशन है वो होते हैं एफ इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ पे मास को कांस्टेंट हम मानेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होते हैं? एफ बाई एम। इसका मतलब है ए इक्वल्स टू 1/m इंटू एफ। तो जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होते हैं। तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स की जैसा इक्वेशन है जो होते हैं एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। सो एक्सेलरेशन वर्सेस फोर्स जो ग्राफ है, मतलब फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन जो ग्राफ है वो होते हैं एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अब दूसरा जो ग्राफ है वो होते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस मास ग्राफ। यहाँ पे क्या किए हैं हमने कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम फोर्स हमने अप्लाई करके यहाँ पे देखा है। अगर सेम फोर्स अप्लाई किया जाए तो इसका हर एक ऑब्जेक्ट का मास क्या है? अलग अलग है ना। अलग अलग मास है क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट है। अगर सेम फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया जाए फिर भी इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? हर एक का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा क्योंकि इसका मास है डिफरेंट। तो हमने सेम फोर्स काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट पे अगर अप्लाई करें तो उसका डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन मिलता है। तो वो जो डिफरेंट मास के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट एक्सेलरेशंस मिलते हैं उसे अगर हम प्लॉट करें तो कैसा प्लॉट देखने को मिलता है, वही चीज़ एक्सप्लेन करते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस मास ग्राफ। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है एफ इक्वल्स टू एम ए इक्वेशन, सेम इक्वेशन है। यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है क्योंकि सेम फोर्स अप्लाई किए हैं सारे ऑब्जेक्ट्स में। तो क्या होगा, हमें क्या मिलता है यहाँ पे? वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है तो मास के डिफरेंट मास की वजह से डिफरेंट एक्सेलरेशन आते हैं। तो यहाँ पे मास हो गया कॉस, डिफरेंट मास हो गया कॉस और एक्सेलरेशन हो गया रिजल्ट। तो इसीलिए मास को एक्स एक्सिस में ड्रॉ किए हैं और एक्सेलरेशन को हमने वाई एक्सिस में ड्रॉ किए हैं। तो वाई इक्वल्स टू क्या आते हैं हम देख लेते हैं, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आते हैं देख लेते हैं। तो ए इक्वल्स टू एफ बाई एम आते हैं, है ना। तो एफ तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है? ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, मतलब ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। मतलब अगर मास इंक्रीज किया जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अगर ऑब्जेक्ट जितना हैवी होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। तो ये जो ग्राफ है ये वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लाइज करते हैं, है ना। जो मास अगर हम यहाँ पे इंक्रीज करें तो एक्सेलरेशन यहाँ पे डाउन होते जा रहे हैं। तो ये हो गया एक्सेलरेशन वर्सेस मास ग्राफ। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं ये ग्राफ्स यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। और 1 न्यूटन फोर्स का जो डेफिनेशन है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पे हमने पहले पढ़ चुके हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसके बाद हमने पढ़े हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैसे हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसके हिसाब से एफ इक्वल्स टू एम ए, है ना। अगर एम हो गया किसी ऑब्जेक्ट का मास और उसका एक्सेलरेशन अगर ए है तो हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू एम ए। अब एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो अल्टीमेटली आता है एफ इक्वल्स टू एम इंटू वी माइनस यू बाई टी। ये हो गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाइड नहीं होगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। यही कंडीशन है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। तो
यहाँ पे इफ़ नो नेट फोर्स इज अप्लाइड तब एफ इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में एफ को अगर जीरो कर दे तो हमें क्या मिलता है, जीरो इक्वल्स टू एम इंटू बी माइनस यू बाई टी। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी माइनस यू इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एम बाई टी नॉट इक्वल टू जीरो है। ये भी फाइनाइट है, मास जरूर होगा ऑब्जेक्ट का, और एक टाइम के बाद ही हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो मास भी नॉन जीरो होगा, टाइम भी नॉन जीरो होगा, तो एम बाई टी नॉन जीरो होगा, तो इसका मतलब भी माइनस यू जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, भी इक्वल्स टू यू हो जाएगा, है ना। ये क्या इंप्लाइज करता है कि ऑब्जेक्ट का जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होते हैं। मतलब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तो जो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी हमेशा से सेम रहता है ना, सेम वेलोसिटी लेके सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यू अगर जीरो है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो यू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी जीरो यहाँ पे आएगा, क्योंकि भी इक्वल्स टू यू होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी यू है तो फाइनल वेलोसिटी भी भी आएगा। इसका मतलब जो रेस्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा से रेस्ट में रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तो। यही होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अगर रेस्ट ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो हमेशा से वही वेलोसिटी लेके वही डायरेक्शन में मूव करेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तो ऐसे हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देख लेते हैं जो न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड होगा और लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड होगा। जो पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पे बोला गया है कि द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉल ऑफ मास 10 ग्राम इज 0.5 kg मीटर सेकेंड इनवर्स, फाइंड इट्स वेलोसिटी। मतलब जो बॉल है उसका मास दिया गया है, मास है 10 ग्राम, और उसका जो मोमेंटम है वो यहाँ पे दिया गया है 0.5 kg मीटर सेकेंड इनवर्स, और उसका वेलोसिटी यहाँ पे पूछा गया है। तो जो मोमेंटम है वो एसआई सिस्टम में दिया गया है और जो मास है वो सीजे सिस्टम में दिया गया है। तो मास को हम एसआई सिस्टम में लिख लेते हैं पहले, और 10, और ग्राम है, ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आता है 10⁻² kg। तो मास हो गया 10⁻² kg और मोमेंटम हो गया 0.5 kg मीटर सेकेंड इनवर्स। तो हमें पता है मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या आता है यहाँ पे, मोमेंटम बाई मास, है ना। तो मोमेंटम यहाँ पे हमें दिया गया है 0.5, और जो मास है वो आते हैं 10⁻² kg। तो अल्टीमेटली हमें जो मिलता है, अगर 10⁻² को ऊपर लेके जाए तो क्या होता है, 10⁻² होता है, इसका मतलब 100 होता है। तो 100 इंटू 0.5 कितना आता है, 50। तो यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड होगा ऑब्जेक्ट का, मतलब उस बॉल का जो वेलोसिटी है वो होगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर। अब सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है कि ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे फोर्स दिया गया है जो बोला गया है 10 न्यूटन, और जो बॉडी का मास है वो है 5 kg, और पूछा गया है कि बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हमें पता है F इक्वल्स टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या होगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स बाय मास, है ना। तो फोर्स कितना दिया गया है 10 और मास 5 kg, तो आ रहा है यहाँ पे 2। तो उसका एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तीसरा जो एग्जांपल है न्यूमेरिकल है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए फोर्स चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड्स। इफ द मास ऑफ द कार इज 200 kg देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मतलब एक फोर्स है जो एक कार के ऊपर एक्ट करते हैं, और एक्ट करने से क्या होता है कि कार का जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर से चेंज होकर 54 किलोमीटर पर आवर होते हैं 2 सेकेंड में। कार का मास दिया गया है और वो जो फोर्स एक्ट किए हैं उस फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे पूछा गया है। तो जो मास ऑफ द कार है वो है 200 kg। टाइम जो दिया गया है वो 2 सेकेंड। अब इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, तो यू को हम लिख सकते हैं 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसे हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 36 इंटू 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए। तो यहाँ पे आते हैं 2, तो आते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। अब जो टी टाइम के बाद, मतलब 2 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसे भी हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 54 इंटू 5/18। तो यहाँ पे आते हैं 3 इंटू 5 मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे डेटा यहाँ पे गिवन है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन आते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे तो एक्सेलरेशन नहीं दिया गया है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी और टाइम दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम इंटू भी माइनस यू बाई टी,
एक्सेलरेशन को हम v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं। तो मास है 200 और फाइनल वेलोसिटी है 15, इनिशियल वेलोसिटी है 10 और टाइम है 2 सेकंड। तो यहाँ पे 2 और 200 यहाँ पे कट हो गया, 100 आते हैं और यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट करके हमें 5 मिलता है। तो 5 इंटू 100 इसका मतलब है 500 न्यूटन। तो जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड है 500 न्यूटन। तो ऐसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम। तो अब पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत ही पॉपुलर एक लॉ है जो हर एक बच्चा जानता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन हमें ये जानना है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ की ज़रूरत क्या है। फर्स्ट लॉ में हमने देखा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता तो उसका कोई स्टेट का कोई चेंज नहीं होता। और सेकेंड लॉ में हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई फोर्स एक्ट करे तो ऑब्जेक्ट के मतलब जो स्टेट है उसका चेंज देखा जाता है और साथ ही साथ उसका वेलोसिटी का भी चेंज देखने को मिलता है और ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होते हैं। तो वहीं से हमें मिलता है F इज इक्वल टू एम ए और हम फोर्स का यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं या फिर जो बॉडी के जो एक्सेलरेशन है उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो वहीं पर ही बात ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो जो थर्ड लॉ है उसका ज़रूरत क्या पड़ गया, तो उसको हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से। मान लीजिए एक ब्लॉक है ए ब्लॉक जो भी वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है और एक ब्लॉक है बी जो रेस्ट में है। ए ब्लॉक जाके बी ब्लॉक को एक धक्का दिया तो क्या होगा, बी के ऊपर एक फोर्स यहाँ पे अप्लाइड हुआ। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या होगा, बी ब्लॉक का एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पे सीखे हैं अभी तक। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखा गया है कि ए ब्लॉक के भी मोशन का चेंज होता है, मतलब ए ब्लॉक के भी वेलोसिटी का चेंज देखने को मिलता है, मतलब ए ब्लॉक में भी एक्सेलरेशन डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फोर्स एक्ट हुआ बी ब्लॉक के ऊपर, फिर ए ब्लॉक का मोशन का क्यों चेंज देखने को मिला। तो यही चीज़ समझने के लिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ गया। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच कोई कॉलिशन होता है तो वहाँ पे एक फोर्स एक्ट नहीं होता, यहाँ पे दो फोर्स एक्ट होते हैं। जब ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर यहाँ पे धक्का दिया तो वो जो फोर्स एक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्शन, और बदले में ब्लॉक बी भी ब्लॉक ए के ऊपर एक फोर्स यहाँ पे एक्ट करवाएगा जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली यही कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच कॉलिशन होता है तो वहाँ पे एक फोर्स नहीं बल्कि दो फोर्स एक्ट होते हैं। एक फोर्स को हम बोलते हैं एक्शन और दूसरे फोर्स को हम बोलते हैं रिएक्शन। तो यही हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो इम्पोर्टेंस, मतलब ज़रूरत क्यों है, वो चीज़ हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो अब स्टेटमेंट तो हम सब जानते ही हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या मिलता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब लीनियर मोमेंटम का एक कंजर्वेशन रूल है वो देते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये चीज़ आईसीएसई क्लास 9 के सिलेबस में नहीं है तो ये चीज़ हम यहाँ पे स्किप करते हैं। अब यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसिल ईच अदर, एक्सप्लेन। मतलब एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल करता है कि नहीं। तो हमें पता है कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं और साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, मतलब एक ही टाइम पे एक्ट करते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता ये एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है पहले हम पढ़ लेते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट ऑल्सो एक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम में एक्ट होते हैं, बट दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर बिकॉज द दिस टू फोर्सेस डू नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मतलब इसको पहले हम इरेज करते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पे अगर ब्लॉक ए आके ब्लॉक बी को धक्का दिया तो मतलब एक्शन ब्लॉक बी के ऊपर एक्ट हो रहा है। जो एक्शन कौन दे रहा है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर, है ना, एक्शन। अब इसी समय ब्लॉक बी ब्लॉक ए के ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन, वो होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, रिएक्शन होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। और हमें पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट होते हैं तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होते हैं। तो इसका मतलब है ये फोर्स, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करता है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है कि एक्शन एंड रिएक्शन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में एक्ट करते हैं तो इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो पहला जो एग्जाम्पल है, एन ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ए बुक ऑन द टेबल, ये भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, उसको हमने एक टेबल के ऊपर रखे हैं। तो क्या होगा, इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, है ना, mg। हमने पहले भी देखा है ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम। तो
जो वेट है ये टेबल के ऊपर एक्ट हो रहा है क्योंकि टेबल उसके नीचे है, तो टेबल क्या करेगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेगा जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है ये हो गया एक्शन। एक्शन एक्ट होता है टेबल के ऊपर, मतलब जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल इज एक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। तो ये हो गया, एक्शन हो गया वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रिएक्शन हो गया नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो अब दूसरा जो एग्जांपल है वॉकिंग ऑफ अ मैन, अगर कोई पर्सन चलते हैं तो क्या करते हैं कि उसका जो टो है वो यहाँ पे ग्राउंड में एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्शन, और ग्राउंड क्या करते हैं उसके पाँव के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया एक्शन एंड रिएक्शन। अब जो रिएक्शन है उसका दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं जो मैन का वेट है उसको बैलेंस करते हैं, और एक कंपोनेंट होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। ये कंपोनेंट उस मैन को मतलब चलने में हेल्प करते हैं। तो एक्शन हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द ग्राउंड, ये हो गया एक्शन, और जो रिएक्शन हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द फुट, मतलब ये हो गया रिएक्शन फोर्स, है ना। अब यहाँ पे तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं जो है फायरिंग ए बुलेट फ्रॉम ए गन। गन के भीतर क्या रहता है, स्प्रिंग रहते हैं, और स्प्रिंग के आगे यहाँ पे बुलेट रहते हैं, है ना। जब यहाँ पे एक ट्रिगर दबाया जाता है तो क्या होता है कि स्प्रिंग बुलेट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से बुलेट एक वेलोसिटी लेके बाहर निकलता है। तो जो एक्शन है वो है फोर्स ऑन द बुलेट, जो बुलेट के ऊपर फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम एक्शन। और रिएक्शन क्या होता है, जब बुलेट बाहर जाते हैं तब क्या होते हैं कि यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करके जाता है गन के ऊपर, तो इसकी वजह से गन का जो रिकॉइल होता है मतलब गन पीछे की तरफ चला आता है, तो इसे हम बोलते हैं रिएक्शन। तो रिकॉइल ऑफ द गन हो गया रिएक्शन। तो यहाँ पे फोर्स ऑन द बुलेट हो गया एक्शन एंड रिकॉइल ऑफ द गन हो गया यहाँ पे रिएक्शन। अब जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो है मोशन ऑफ ए रॉकेट। रॉकेट के जो नीचे वाले पार्ट है यहाँ पे काफ़ी सारे फ्यूल्स रहते हैं, इसको हाई टेम्परेचर में जलाया जाता है ना। हाई टेम्परेचर में जलाया जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो गैस प्रोड्यूस होते हैं वो हाई प्रेशर लेके इस नोजल के थ्रू बाहर निकल आते हैं। तो ये जो गैस यहाँ पे बाहर निकल आते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्शन, मतलब एक फोर्स लेके बाहर निकल आता है तो इसे हम बोलते हैं एक्शन। अब जब फोर्स लेके यहाँ पे गैस बाहर निकलता है तब रिवर्स डायरेक्शन में भी एक फोर्स अप्लाई करके जाता है। ये जो रॉकेट के ऊपर फोर्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यही बेसिकली रॉकेट को आगे मूव करवाता है, तो इसे हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। तो जो मोशन ऑफ ए रॉकेट है वहाँ पे जो एक्शन है फोर्स ऑन द फ्यूल एमिटिंग थ्रू द नोजल, ये हो गया एक्शन, और रिएक्शन जो है फोर्स ऑन द रॉकेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया रिएक्शन फोर्स। अगर रॉकेट मोशन का प्रिंसिपल पूछा जाए तो यही बात आपको यहाँ पे लिखना है कि जो फ्यूल्स होते हैं उसको हाई टेम्परेचर में जलाया जाता है, इसकी वजह से हाई प्रेशर लेके वो बाहर निकलता है, मतलब यहाँ पे हाई फोर्स लेके बाहर निकलता है, और उसी टाइम जो रॉकेट है उसके ऊपर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके जाता है जिसकी वजह से रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो गैस बाहर निकलता है उसका जो मोमेंटम और जो रॉकेट के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मोमेंटम होते हैं ये इक्वल होते हैं, मतलब रॉकेट मोशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को होल्ड करता है। तो ये सारी चीज़ आपको लिखना है रॉकेट मोशन का प्रिंसिपल में। और यहाँ पे जो फिफ्थ एग्जांपल है यहाँ पे बोला गया है कि स्विमिंग ऑफ ए मैन, मतलब अगर कोई पर्सन अगर स्विम करे तो क्या करते हैं उसका जो मतलब हैंड्स होते हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे स्ट्रेच करते हैं। तो इसका मतलब है जो वाटर है, वाटर के ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है, तब वाटर क्या करते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं मैन के ऊपर, जो पर्सन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो एक्शन होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और जो रिएक्शन होगा वो है फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द मैन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो गया 5 एग्जांपल्स रिलेटेड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और भी 2-3 एग्जांपल्स आपको टेक्स्ट बुक में देखने को मिलेगा, वो भी आप यहाँ पे पढ़ लेना। तो अब यहाँ पे पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो इसका स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट मासेस है ये क्या होते हैं, पॉइंट मासेस का मतलब है बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट का मास। ठीक है, एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट का मास को हम बोलते हैं पॉइंट मास। ठीक है, अगर एक बड़ा ऑब्जेक्ट हम लेते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, तो सेंटर ऑफ मास का जो मास है उसे हम बोल सकते हैं पॉइंट मास। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, और एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। इस दो मास के बीच जो डिस्टेंस है वो होते हैं स्मॉल r।
तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलते हैं कि ये जो फोर्स है, इन दोनों के बीच जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ये जो मासेस है इसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जो दो मासेस है उसके मल्टीप्लिकेशन की प्रोपोर्शनल होते हैं, और जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम इसे एक साथ लिखें तो क्या मिलता है, एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू सम कांस्टेंट जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है उसका मैथमेटिकल फॉर्म। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन जो होते हैं एफ इज इक्वल टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जी जो होते हैं ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होते हैं। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमें मिलता है इसी इक्वेशन से। हम क्या लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। तो अगर m1 इज इक्वल टू 1 है, m2 इज इक्वल्स टू 1 है, और अगर जो डिस्टेंस बिटवीन द मासेस मतलब r वो भी अगर 1 होते हैं, मतलब ये 1 kg, ये भी 1 kg, और ये भी 1 मीटर मान लीजिए, मतलब सारे यूनिट्स अमाउंट होते हैं। तो क्या होगा कि इस इक्वेशन से हमें मिलता है g इक्वल्स टू एफ। मतलब जो फोर्स अप्लाइड होगा वही होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो उसका डेफिनेशन यहीं से हम दे सकते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 1 kg प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स है उसका अगर मास 1 kg हुआ और जो ऑब्जेक्ट्स के बीच डिस्टेंस है वो 1 मीटर हुआ, तो जो फोर्स होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स उसे ही हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो उसका जो वैल्यूज होते हैं एसआई सिस्टम में 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी टू द -2, और सीजीएस में होते हैं 6.67 इंटू 10⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम टू द -2, और एपीएस में होते हैं 1.07 इंटू 10⁻9 पाउंडल फीट स्क्वायर पाउंड टू द पावर -2। तो ये सारे वैल्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स भी एग्जाम में पूछ लेते हैं और वैल्यूज़ भी पूछ लेते हैं। तो ये सारे वैल्यूज़ और यूनिट्स आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसका डेफिनेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज दिया गया है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब ये ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। हमने देखे हैं कि अर्थ सरफेस से अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाए तो वो नीचे ही गिरता है, क्योंकि जो अर्थ है वो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। अब दूसरा पॉइंट में यहाँ पे बोला गया है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। कोई भी मीडियम में आप लेके जाइए तो ये फोर्स चेंज नहीं होता, तो ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। और जो थर्ड पॉइंट है ये है कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ये जो फोर्स है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में देख लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। तो इसका डेफिनेशन हम पहले पढ़ लेते हैं। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका जाए तो वो जो एक्सेलरेशन लेके यहाँ पे फॉल करता है उसे ही बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अर्थ है मान लीजिए, और अर्थ के जस्ट ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नीचे फॉल कर रहा है। तो उसी समय क्या क्यों फॉल कर रहा है, क्योंकि जो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक फोर्स से खींच रहा है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर अर्थ का मास m है और ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, और अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R है, जो कि अर्थ के रेडियस के बराबर है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस के बहुत ही करीब होते हैं। तो ये जो फोर्स है अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वो होते हैं F इक्वल्स टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना। मतलब ये अर्थ का मास कैपिटल M और ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m। अब ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, हमें पता है F इक्वल्स टू ma, है ना। तो a होता है क्या ना, F बाई m। तो यहाँ पे F हमें मिल गया है, इसको अगर m से डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन आ जाता है यहाँ पे F बाई m। इसका मतलब है g m बाई आर स्क्वायर आते हैं, और यहाँ पे m से डिवाइड हो जाता है तो m कट हो जाता है यहाँ पे। तो जो एक्सेलरेशन आते हैं वो है g m बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ऐसा ही हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो तब इस a को हम लिख सकते हैं g के रूप में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे g m बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया जो इक्वेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ लिखे हैं, वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऑन व्हिच पैरामीटर्स डज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड।
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थ या फिर कोई भी प्लैनेट है उसके मास के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो मास ऑफ द प्लैनेट और जो उसका रेडियस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और वो प्लैनेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। तो ये दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब जो स्मॉल एम होते हैं ऑब्जेक्ट का मास उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी मास का अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉल करे फ्री फॉल में, तो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो सेम होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हालांकि प्लैनेट अगर चेंज हो जाए तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज हो सकता है, जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस इज g/6। यहाँ पे g होते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, और मून सरफेस में होते हैं उसका 1/6 टाइम। तो यहाँ पे घट रहा है क्योंकि मून का जो मास है वो कम है, रेडियस भी कम है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे कम हो रहा है मून सरफेस में कंपेयर टू अर्थ सरफेस, है ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको भी हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अर्थ का जो मास है वो होता है 6 × 10⁻24 kg, और उसका जो रेडियस होते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर होते हैं, मतलब 6400 किलोमीटर होते हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हमने जस्ट अभी देखा है 6.67 × 10⁻11 होते हैं एसआई सिस्टम में। तो अगर मास, रेडियस और जी का वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें क्या मिलता है, स्मॉल जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हम हमेशा से ही बहुत ही सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज़ किए हैं, और ये जो आते हैं यहाँ से आते हैं। तो यहाँ से एक और चीज़ पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच रिलेशन क्या होते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये होते हैं स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच में रिलेशन। तो ये इस इक्वेशन को आप लिख देना, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ही इक्वेशन है। तो ये रिलेट करते हैं स्मॉल जी एंड कैपिटल जी को। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं मास एंड वेट के बारे में। तो मास क्या होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स एट रेस्ट, मतलब एक रेस्ट कंडीशन में किसी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसको हम बोलते हैं मास। और वेट क्या होते हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं वेट, जो इक्वल होते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, है ना, एम जी, W = mg। तो बेसिकली मास हो गया एक अमाउंट ऑफ मैटर, और जो वेट हो गया वो होते हैं अमाउंट ऑफ मैटर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बेसिकली एक फोर्स होता है, क्योंकि वेट एक फोर्स होता है डायमेंशनली, है ना। तो मास हो गया एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका अमाउंट ऑफ मैटर है, जो इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन जो वेट है एक फोर्स है, तो उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, तो वेट हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो पहला जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों का जो डेफिनेशन है वो होगा इसका पहला डिफरेंस। और दूसरा जो डिफरेंस होगा, स्केलर क्वांटिटी है मास और वेक्टर क्वांटिटी है वेट, ठीक है, वेट होते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा जो डिफरेंस यहाँ पे है तो ये है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। तो मास इज़ मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस, एंड वेट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। तो ये सारे जो डिफरेंसेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है जो है ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। कभी कभी फोर्स का जो यूनिट वो न्यूटन या फिर डाइन ना दे के आपको KGF में दिया जाता है या फिर GF में दिया जाता है। तो ये दो यूनिट्स जो हैं इसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो KGF क्या होते हैं कि 1 kgf इज़ डिफाइंड एज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम, मतलब 1 kg ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होते हैं उसे बोलते हैं 1 kgf। तो F इक्वल्स टू हमें पता है कि M इंटू जी, अगर M 1 kg है तो फोर्स हो गया G, है ना। तो इसे हम बोलते हैं क्या, 1 kgf, मतलब G का वैल्यू कितना होता है 9.8। तो 1 kgf जो होते हैं वो 9.8 न्यूटन के बराबर होते हैं। अब 1 gf क्या होते हैं, 1 gf इज डिफाइंड एज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 ग्राम है तो मतलब CGS यूनिट में है ना, तो F इक्वल्स टू mg होते हैं। तो वेट और फोर्स इक्वल्स टू mg होते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब वेट होते हैं, है ना। तो F इक्वल्स टू mg होते हैं। अब मास अगर 1 डाइन होते हैं तो 1 g मतलब सिंपली g आते हैं F इक्वल्स टू। अब CGS यूनिट में यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है, तो इसका मतलब है g का वैल्यू है 980 होते हैं, है ना। तो जो फोर्स होगा वो 980 डाइन होगा। तो जो 1 gf है उसका जो वैल्यू है वो है 980 डाइन।
अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको बताया जाए कि फोर्स इक्वल्स टू 1 kgf, तो इसका मतलब है 9.8 न्यूटन फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर फोर्स है 5 kgf, तो उसका मतलब है 5 इंटू 9.8 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो ऐसे आप फोर्स को न्यूटन यूनिट में डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। पहला जो न्यूमेरिकल है यहाँ पे बोला गया है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट ए सर्टेन सेपरेशन इज 10 न्यूटन। व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इफ द सेपरेशन इज रिड्यूस टू हाफ। मतलब पहले जो एक डिस्टेंस में दो ऑब्जेक्ट को रखा गया है और उसी कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 10 न्यूटन है। अगर डिस्टेंस को हाफ किया जाए तो फोर्स क्या होगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो मान लीजिए, तो पहला जो फोर्स है 10 न्यूटन है, मतलब एफ का जो इक्वेशन है वो पहले हम लिख लेते हैं G m1m2/r²। तो इस कंडीशन में मान लीजिए फोर्स है 10 न्यूटन यहाँ पे दिया गया है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, मतलब 10 इक्वल्स टू G m1m2/r²। ये एक नंबर इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे बोला गया है कि डिस्टेंस को हाफ किया गया है, तो फोर्स कितना होगा। मान लीजिए फोर्स होगा एफ प्राइम, है ना। तो मास तो सेम ही है, तो G m1m2 एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। और डिस्टेंस किया गया है हाफ, मतलब r/2 हो गया। पहले r था, अब r/2 हो गया। तो r² था, तो r/2 का स्क्वायर होगा, है ना। तो नीचे आएगा r²/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो आएगा 4 G m1m2/r², है ना। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। बेसिकली 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, f'/10 आएगा लेफ्ट साइड में, है ना। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो f'/10 आएगा। और इधर आएगा क्या, 4 G m1m2/r² ऊपर आएगा। और नीचे आएगा सिंपली G m1m2/r², है ना। तो ये पूरा यहाँ पे कट जाएगा तो सिर्फ 4 रहेगा, है ना। तो f'/10 इक्वल्स टू 4 आ रहा है यहाँ पे। और f' कितना आ रहा है, 4 इंटू 10, मतलब यहाँ पे 40 न्यूटन आ रहा है, 40 न्यूटन। तो अगर डिस्टेंस हाफ किया जाए तो जो न्यू फोर्स होगा वो होगा 40 न्यूटन। सो होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे बोला गया है कि सेकेंड न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मास 60 kg ऑन अर्थ सरफेस, व्हाट विल बी इट्स मास एंड वेट ऑन मून्स सरफेस। मतलब जो अर्थ सरफेस है उसमें उसका जो मास है वो है 60 kg। तो अगर इसको मून में लेकर जाए तो वहाँ पे मास कितना होगा और वेट कितना होगा, ये पूछा गया है। तो जो मास है ऑब्जेक्ट का, वो तो उसका मतलब एक सेल्फ प्रॉपर्टी है। तो ये मास जो होते हैं ना, ये अमाउंट ऑफ मैटर होते हैं, ये तो चेंज नहीं होगा। तो कहीं पर भी आप लेके जाइए इसका मास सेम रहते हैं। तो जो मून में मास वो 60 kg ही रहेगा, है ना। अब वेट का क्या मसला है, यहाँ पे जो वेट है अर्थ सरफेस में वेट कितना होगा, mg, है ना। मतलब 60 इंटू 9.8, यहाँ पे 10 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो 600 न्यूटन होते हैं वेट अर्थ सरफेस में। मून में क्या होगा, जो मून में है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो G/6 होता है ना। तो वेट क्या होता है, m इंटू G/6। तो यहाँ पे W मून लिख देते हैं हम इसको, W मून। तो क्या कितना आता है यहाँ पे, मास तो है 60, G को 10 मान लेते हैं और यहाँ पे 6 से डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे 10 आएगा। तो हो जाएगा कितना ना, 100 न्यूटन। तो अर्थ सरफेस में मास है 60 kg, तो वेट आता है 600 न्यूटन। मून में मास वही रहेगा, है ना, मास चेंज नहीं होगा, 60 kg ही रहेगा, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा, 1/6 टाइम हो जाएगा वेट। तो क्योंकि जी होते हैं G/6, यहाँ पे अर्थ सरफेस में mg होते हैं और मून सरफेस में mg/6 होते हैं। तो यहाँ पे 6 टाइम्स 1/6 टाइम्स होते हैं, जो होते हैं 100 न्यूटन। होप यू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो तीसरा यहाँ पे न्यूमेरिकल है ये भी हम देख लेते हैं। ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट एंड रीचेस द ग्राउंड एट 3 सेकेंड। फाइंड द हाइट फ्रॉम विच द बॉल इज रिलीज्ड, द वेलोसिटी विथ विच द बॉल हिट द ग्राउंड। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि एक हाइट से एक बॉल को फेंका गया है नीचे और जाके ग्राउंड में यहाँ पे हिट किया है आफ्टर 3 सेकेंड। तो ये जो हाइट है इसको फाइंड करना है। और जो वेलोसिटी लेके यहाँ पे नीचे हिट किए हैं उसे भी फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि जस्ट यहाँ पे रिलीज़ किए हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने जो सेकेंड चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन, वहाँ पे जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन पढ़े थे तब कुछ इक्वेशन हमें मिला था। एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जब वर्टिकली डाउनवर्ड में फॉल करेगा।
तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाइट हम लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आते हैं हाफ जी का वैल्यू हम यहाँ पे 10 लिखते हैं। ऐसे तो 9.8 होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 10 लिखे हैं, इजी होगा कैलकुलेशन करने में। और यहाँ पे जो टी स्क्वायर है, इसका मतलब टी है 3 सेकेंड, तो टी स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 स्क्वायर मतलब 9। तो यहाँ पे 5 आएगा, और 5 इंटू 9 कितना आएगा 45। तो हाइट जो होगा वो होगा 45 मीटर, है ना। अब जो वेलोसिटी लेके यहाँ पे हिट करेगा वो कितना होगा, तो इसके लिए एक और इक्वेशन है जो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो u हो गया 0, तो v इक्वल्स टू क्या आएगा, सिंपली जी टी। और g का वैल्यू हम यहाँ पे 10 मान लेते हैं, और टाइम है 3 सेकेंड, तो हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया जो वेलोसिटी लेके ग्राउंड में हिट करेगा वो वेलोसिटी, और ये हो गया हाइट। तो ऐसे हम इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट किया गया है। ये जो सारे क्वेश्चंस है ये रिलेटेड टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। सारे टॉपिक्स हमने पहले ही कवर कर चुके हैं इस लेक्चर में। और यहाँ पे दो क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इसको हम एक बार समझ लेते हैं। व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू मूव ए हेवियर बॉडी इन मोशन कंपेयर टू ए लाइटर बॉडी। हमें पता है कि जो इनर्शिया है वो मास के प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। जितना मास ज़्यादा होगा उसका रेस्ट में रहने का टेंडेंसी उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में रहने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा, तो उसको मोशन में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए हेवियर ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं कंपेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से बहुत ही मिलता जुलता है, तो आप एक बार टेक्स्ट बुक में पढ़ लेना, बहुत ही ईजी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप एक नोट की तरह बना लेना अपनी कॉपी में। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ये रिलेटेड टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ये सारे हैं, और थर्ड लॉ से रिलेटेड ये सारे हैं। यहाँ ये सब क्वेश्चन भी हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देख लेना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, चेंज इन मोमेंटम इज डेल्टा पी इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा पी, इज दिस इक्वेशन ऑलवेज ट्रू। मतलब हमने जो देखा है कि चेंज इन जो मोमेंटम है वो होता है P2 माइनस P1, है ना। अब P2 हो गया एम भी, और P1 हो गया एम यू। तो हम इसे लिख सकते हैं एम कॉमन लेके भी माइनस यू। इसका मतलब क्या है, एम इंटू चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा पी इक्वल्स टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। क्या ये इक्वेशन हर एक कंडीशन में सही है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये हर एक कंडीशन में सही नहीं होता। ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, मतलब ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, उसके लिए ये एप्लीकेबल होगा, जहाँ ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो लाइट के वेलोसिटी से बहुत ही कम है। लाइट का वेलोसिटी जो फ्री स्पेस में है, जिसको हम बोलते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उस वैल्यू से ये बहुत ही कम अगर होगा, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो लाइट के वेलोसिटी से अगर बहुत ही कम होगा, तभी ये कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इस कंडीशन में मास को कांस्टेंट माना जाता है। अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होते हैं, नियरली इक्वल होते हैं, या फिर कंपेरेबल होते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट का मास है वो कांस्टेंट नहीं रहता, उसका भी चेंज देखने को मिलता है। तो तब ये जो इक्वेशन है ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स वाला केस है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाला, और ये रिलेटिविटी वाला केस है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिख लेना है। बाकी सारे यहाँ पे जो टॉपिक्स है, यहाँ पे सारी क्वेश्चंस जो हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर में। तो अब यहाँ पे लिस्ट किया गया है कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। तो इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अब इस सारे क्वेश्चंस का जो शॉर्ट नोट है वो आप बना लेना अपनी कॉपी में। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है। वीडियो अगर यूज़फुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू।